अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजिर हूं अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद वीनस। व्यूअर्स, आज की जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल मजीद पठान साहब हमारे साथ मौजूद है और आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? मुझे ये बताएं कि आपको सियासत में आए हुए कितना अरसा हो गया? मुझे सियासत में आए हुए, मैं एक्चुअली ब्यूरोक्रेट रहा हूँ और डीसीओ भी रहा हूँ, कमिश्नर भी रहा हूँ और सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन रहा हूँ, डायरेक्टर जनरल थरकोल रहा हूँ। जो आजकल जो पावर जनरेशन हो रही कोल से, वो MOU साइन मैंने किए हुए हैं और CM के साथ भी मैं एडिशनल सेक्रेटरी रहा हूँ। इस तरह काफ़ी मैंने जो है सीनियर लेवल पे पोजीशंस पे काम किया। मतलब आप डिफरेंट जगहों पे अपनी खिदमात जो हैं वो देते रहे हैं इस मुल्क के लिए। जी जी। तो और जहाँ भी मैं रहा तो वहाँ पर रिजल्ट ओरिएंटेड मैं रहा हूँ। जैसे अब मैं एक्साइज एंड टैक्सेशन में था तो मेरा जो टारगेट था वो 32 बिलियन था कि ये आप इसको अचीव करें। अच्छा। तो मैंने 52 बिलियन किया और फिर मैंने CM को कहा कि अब मुझे रिवार्ड चाहिए। तो CM ने फिर रिवार्ड हमें अवार्ड किया। उसमें जो है 50 लाख मुझे भी मिले और मेरे जो नीचे का स्टाफ का, यानी कि वो आपको इनाम दिया गया हुकूमत की तरफ हाँ से। जी। अच्छा। उसके अलावा मैं जब DCO उमर कोट भी रहा, DCO अपना सक्खर भी रहा। सक्खर में बहुत खूबसूरत शहर है। अच्छा। और वो जो है दरिया के किनारे पे इतना प्यारा शहर है, आपने देखी होंगी उसकी लांस डाउन ब्रिजेस और उसकी जो है। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो माशाल्लाह बहुत प्यारा है शहर है। तो वो शहर अंदर से ना बड़ा कंजेस्टेड किया था लोगों ने और इतनी इंक्रोचमेंट थी कि बड़ा अच्छा फील नहीं होता था और लोग जो है मूवमेंट भी नहीं होती थी, बच्चे स्कूल जा रहे हैं शहर तो के हालात जो थे अंदर के वो बहुत खराब थे। जी जी जी। तो मैंने फिर ये किया कि बंदर रोड मैन इनका कहलाता है अभी, तो उसको मैंने वहाँ पर ये आयरन मार्केट वाले बैठे थे, लोहा कूटते थे, तो इनको मैंने बाहर प्लाटिंग इनकी की, इनको बाहर निकाला। भैंसें लोग घरों में बांधते थे, फिर वो मूव करती थी दरियाओं में, शहर में आती थी, वो मैंने केटल कॉलोनी बाहर शिफ्ट की। सही। ट्रांसपोर्टर्स अपनी लोडिंग अनलोडिंग करते थे, वो अड्डा मैंने बाहर शिफ्ट किया। तो आज वो शहर बड़ा खूबसूरत है और शहर जो है मेरी बड़ी इज्जत करता है। आज भी आप सक्खर शहर में किसी से पूछेंगे मजीद पठान साहब को जानते हैं तो हर बच्चा जानेगा और कहेगा कि उन्होंने ये अच्छे काम किए। यानी कि आपने सक्खर शहर को वो एक मिसाल होती है कि गधे और घोड़े अलग कर दिया आपने। जी जी। मतलब गाय को आपने शहर से बाहर कर दिया और शहर को आपने साफ सुथरा कर दिया। जी, कोशिश मैंने की और काफ़ी हद तक मैं अच्छे पार्क्स बनाए। मैंने जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट थी उनको हटा के वहाँ पार्क्स बना दिए और बड़ी माशाल्लाह। तो कितना अरसा आप सक्खर में तैनात रहे? सक्खर में मैं सिर्फ 1 साल रहा। 1 साल में मेरी जो अचीवमेंट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, मुझे खुद समझ नहीं आती कि इतना मैंने 1 साल में इतना काम कर लिया। हालांकि वो 5 इयर्स टेन्योर का काम था, मैंने जो 1 साल में कर लिया। तो 1 साल में आपने इतने काम कर दिए, इसके पीछे क्या राज था? क्या आपके हाथ में हुकूमत थी या फिर कोई स्ट्रांग बंदा आपके हाथ में था जिसने आपकी ऐसी मदद की कि आपने 1 साल में इतने सारे अचीवमेंट्स? नहीं, एक तो मैं चाहता था कि अगर अल्लाह ताला ने आपको चांस दिया है तो कुछ करके जाएं, अपना नाम कमा के जाएं। तो मुझे अपने नाम का था कि मैं कुछ लोगों के लिए करके जाऊं, नाम भी कमा के जाऊं और लोगों के लिए आगे चल के लॉन्ग रन में उनको उसका कम से कम सहूलतें मुयस्सर हों और उसको एंजॉय करें। तो इसीलिए मैंने ये काम किए। हाँ, मेरे रिलेशन अच्छे थे उस टाइम पर। जो CM थे कायम अली शाह, वो ज़ाती तौर पे मेरे फैमिली फ्रेंड हैं और आज तक हैं। तो ये एक आपने बताया तो मैं वैसे भी आपका कहना ये है कि इंसान की नीयत जो है वो साफ होनी चाहिए। जी। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक ताला जो है वो आपकी मदद जरूर करता है। बिल्कुल। उसके बाद आप सक्खर के बाद कहाँ तैनात रहे? सक्खर के बाद फिर मैं डायरेक्टर जनरल थरकोल रहा। अच्छा। हाँ, तो वहाँ में तो बहुत जिंदगी मुश्किल है वहाँ अब वो बात नहीं है। अच्छा। और माशाल्लाह मैं वहाँ रहा तो मैंने अभी वहाँ पर एयरपोर्ट इस्टेब्लिश किया
और उधर रोड्स बनाए, और रोड्स भी ऐसे हैं कि मोटरवे जैसे रोड है। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल। अभी आप यहाँ से कराची से आप जाएं और मिट्टी और इस्लाम कोट जहाँ पर ये प्रोजेक्ट हैं और ग्रीन ग्रीन हो गई है बहुत ज्यादा माशाल्लाह। तो आप 4 घंटे की ड्राइव है कराची। बट आई जस्ट थॉट कि थर के बारे में बोला जाता था कि वहाँ पे मतलब मामूली जिंदगी इतनी मुश्किल थी, पानी साफ नहीं था पीने के लिए लोगों के लिए, तो आपने वो पानी भी उन लोगों को फराहम किया। जी 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 जी। वो हमारी जो अथॉरिटी थी तो उसमें ये भी एक प्रोजेक्ट हमारे पास था कि हम लोगों को वहाँ पीने का साफ पानी मुहैया कीजिए, तो आरओ प्लांट हम लोगों ने लगाए। अच्छा, हाँ, तो उससे लोगों को साफ पानी मिला। हाँ जी जी, तकरीबन 80% लोग उससे फैज़याब हो रहे हैं, हुए हैं, और 20% अभी भी ऐसे बैकवर्ड एरियाज हैं जहाँ पर ये सहूलत मैसर नहीं है। तो ये जो थर में भी और इंटीरियर सिंध में भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं कि जहाँ पे मामूली ज़िंदगी गुजारना एक बहुत ही मुश्किल काम है। सुनने में भी आता है और हम देखते भी हैं टीवी पे। उसको किस तरह से हुकूमत बेहतर बना सकती है? आपको क्या लगता है उसके लिए क्या और बेहतर इक़दामात करने चाहिए हुकूमत को? हुकूमत को बिल्कुल करने चाहिए, और उनका मैंडेट है पॉलिटिकल, तो उनको जो है उन्होंने नेटवर्क अभी रोड्स वगैरह का अच्छा कर दिया है माशाल्लाह। ये कोई बात नहीं, सही बात है। हाँ, बाकी ये है कि अभी तक जो है पीने का पानी कई जगह अभी मैसर नहीं है साफ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है। पीने का साफ पानी जो है वो मुहैया नहीं है वहाँ के लोगों को। बिल्कुल, आपने अच्छा पॉइंट उठाया। बिल्कुल, एक वो उसमें काम करने का है। फिर थोड़ा सा स्कूल्स को इनको देखना पड़ेगा। स्कूल में जो है घोस्ट एम्प्लॉई हैं, टीचर्स हैं जो कि स्कूलों में नहीं आते हैं और बच्चे वहाँ के सफ़र करते हैं। फिर आपके जो हमारी हेल्थ का सेक्टर है उसमें हॉस्पिटल्स हैं, तो वहाँ पर मेडिसिन्स नहीं हैं। तो ये थोड़ा सा इनको हमारे जो मिनिस्टर हैं प्रोविंशियल के आज़रा साहबा हैं, हेल्थ की हैं, एजुकेशन में मेरे ख्याल में आजकल सईदानी है, तो इनको चाहिए कि इसको थोड़ा प्रायोरिटी पे देखें। और ये काम जो है ऐसे हैं कि इसका यहाँ भी आपको जो है अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है और इसका आखिरत में भी अजर है। नहीं, ये बड़ी प्रायोरिटी के काम है। अजर तो आपको मिल ही जाता है, लेकिन उस वक्त के जो लोग जो हैं वो सरवाइव कर रहे हैं। अगर स्कूल्स हैं तो उसमें टीचर्स नहीं आते हैं, और अगर हॉस्पिटल्स हैं तो उसमें डॉक्टर्स नहीं आते हैं, दवाई नहीं है, मेडिसिन। आपको क्या लगता है कि इसका जिम्मेदार कौन है? किसको इसके लिए एक्शन लेना चाहिए? जिम्मेदार तो गवर्नमेंट ही होती है, क्यों तो मैंडेट तो ये लेके आते हैं, लेकिन उस और पावर भी इन्हीं को होता है। लेकिन उस इलाके में जो बंदा उस वक्त तैनात होगा, मेरे ख्याल में उसकी सारी हेडेक नेचुरली, लेकिन जो है ना सब कुछ देखना चाहिए। अब देखे ना, हर बात में गवर्नमेंट को तो नहीं ना देख रहे हैं। अगर एक बंदे को वहां पे आपने अपॉइंट कर दिया है, अब एक मतलब शहर है या एक कस्बा है, जैसे आपने बताया कि आप सखर में 1 साल तक थे, तो आप 1 साल तक थे तो आपने सारी चीजों को सही किया। तो ऐसे ही है कि थर में अगर कोई तैनात है उस वक्त, कोई किसी को चार्ज दे दिया गया है, तो ये सारी हेडेक तो उस बंदे की बिल्कुल है। ये मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट के साथ साथ जब ये हिरारकी है, जब नीचे आते हैं तो फिर आपके उनके लोकल पार्टी के लोग भी होते हैं, और फिर एडमिनिस्ट्रेशन होती है जिसमें हेल्थ के अफसरान अलग होते हैं, एजुकेशन के अलग होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलग होती है, पुलिस सर्विसेज वाले अलग होते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन होती है डिप्टी कमिश्नर के थ्रू अपना पुलिस की भी और डिपार्टमेंटों को भी। तो उसको रिपोर्ट करते हैं, उनकी रिस्पांसिबिलिटी भी बनती है, और वो इन चीज़ों को थोड़ा सा देखें, प्रायोरिटी दें। ये ना हो कि जो अफसरान का अक्सर ये कहा जाता है कि साहब मीटिंग में है, और साहब जो है वो जो है कराची मीटिंग में गए हुए हैं, वो साहब यहाँ पे होते ही नहीं है। मोस्टली साहब जो है वो वहाँ पे पाए नहीं जाते। ये बिल्कुल बात दुरुस्त है, और ये हमारे अफसरान का रवैया है, ये सही नहीं है। और अपनी जो है अगर अल्लाह ताला ने उनको इस मकाम पे पहुँचाया है, इज़्ज़त दी है, तो वो डिलीवर करें। बिल्कुल, आपके कहने का ये मतलब है कि अगर कोई जिम्मेदारी उनको दे दी गई है तो उनको पूरी ईमानदारी से उसको पूरा करना चाहिए। खैर, हम इसके बारे में तो सिर्फ यही बोल सकते हैं कि अल्लाह उनको हिदायत दे। अभी पिछले दिनों टीवी पे मैं देख रही थी कि सिंध, इंटीरियर सिंध का कोई इलाका था कि वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन बना हुआ है, लेकिन उस पुलिस स्टेशन में वहाँ के लोग बता रहे थे कि यहाँ पे रात को डाकू आगे बैठते हैं, और वो आई डोंट नो कि वो वहाँ पे क्या करते हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि खुदारा यहाँ पे पुलिस को भेजा जाए
क्योंकि पुलिस स्टेशन बना हुआ है लेकिन वहां पे पुलिस मौजूद नहीं है, वहां पे चोर डाकू आके रात गुजार के जाते हैं। नहीं, कुछ ये एक्सेप्शनल केस है, हर जगह तो ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ऐसे इलाके हैं, कच्चे के इलाके हम उसको कहते हैं, तो वहाँ पर ये शिकारपुर साइड पे है, घोटकी साइड पे है, तो यहाँ पर इस तरह के इलाके हैं जहाँ पर डाकुओं की मूवमेंट होती है। इस तरह सदर्न पंजाब में भी है, काफ़ी लोगों का भी मर्डर किया लोगों को आके डाकुओं ने, तो उस पर पुलिस जो है ऑपरेशन करती रहती है रेंजर्स के साथ, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए पुलिस ने भी, ऐसी बात नहीं है। बाकी तो अब थोड़ा बहुत जो है वो मामला वो तो आपको पता है, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पे ही होते हैं, अच्छे अफसरान हैं जो कि तो अच्छा आपने थर में कितना टाइम गुजारा वहाँ पे? थर के प्रोजेक्ट में मैं तकरीबन 3 साल रहा। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर इसीलिए मैं ये सारे प्रोजेक्ट कर सका, रोडों के, एयरपोर्ट के, पानी के, और प्लस वहाँ जो हमने बेहतरीन एक पीसी की तरह रेस्ट हाउस बनाया है। अच्छा। 20 रूम्स हैं उसमें, और भी लोगों ने जो हमारी वहाँ पर काम कर रही हैं प्रोजेक्ट पे, एंग्रो है प्लस साइनो सिंध है, तो उन लोगों ने भी अपने रेस्ट हाउस, अब तो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हो गई है। आप अगर थर जाएं तो वहाँ पर बड़े बड़े रेस्ट हाउसेज, होटल्स, ये वो आपको लगेगा नहीं, आप इंजॉय करेंगे। और अभी तो माशाल्लाह इस साल, और अगर बारिशें होती रहें जैसे इस साल बहुत हुई हैं, हाँ तो अभी तो इतना ग्रीन और लशपश हो गया है कि फील होता है कि हम जो है जन्नत मतलब नज़ीर वादी में आ गए। आपने थर को बिल्कुल बदल के रख दिया है। बस कोशिश की और अल्लाह ताला ने मदद की। जिस तरह अभी नेचुरल एक फेवर मिल जाती है ना, जैसे अभी बारिशें मिल गई तो थर की किस्मत बदल गई। अभी वो बेचारे वहाँ सिर्फ बीज डाल देते हैं, वो चना होता है, मूंग होता है, वहाँ पर ये बाजरा होता है, इस तरह की, और वहाँ पे वो फसलें उग रहे हैं और वो जो फसल है वो उसमें केमिकल नहीं है, उसमें कोई खाद नहीं डाली जाती, वो नेचुरल है, लेकिन वो उसमें बढ़त है। वो एकदम से वो जो थर की जमीन है वो इस कदर कैसे उसमें अनाज आने लग गया? क्योंकि उसके बारे में कहा जाता था कि थर पे तो मतलब एक रेगिस्तान था वो मेरे ख्याल में, और वहाँ पे बहुत मुश्किल था इन चीजों का उगना। तो ये इसके लिए भी आपने कोई काम किया था? नहीं, इसके लिए तो ऑलरेडी जो है लोकल जो जमींदार हैं वो बेचारे अपने एफर्ट्स करते रहते हैं, प्लस गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो भी उनको हेल्प करता रहता है। उसमें ये है कि नेचर सपोर्ट करती है, जैसे पानी कहाँ से नहीं आ सकता, बारिश आ गई, हाँ, अल्लाह की रहमत आ गई, और तो अल्लाह ने उनका हाथ पकड़ लिया, और अभी खूब उनकी फसलें होंगी, खूब खुशहाली है। और फिर वो जो वहाँ पर पानी, वो वहाँ पर छोटे छोटे उन्होंने बनाए हुए हैं, दुब्बा हम सिंधी में कहते हैं, और वो डैम छोटे छोटे, तो वहाँ पर वो उनकी जो मवेशी है ना, वो पूरा साल वो पानी वानी पीते हैं, और मवेशी जो है उनको भी खाने पीने का फ्री सब मिल जाता है। अच्छा। हाँ, तो ये बहुत बड़ा है, मवेशियों के लिए भी, इंसानों के लिए तो है, मवेशियों के लिए भी अच्छा है। यानी कि अब थर के जो लोगों की जिंदगी है वो बहुत हद तक बदल चुकी है, आप ये कहना चाह रहे हैं? वो थर नहीं रहा जो एक वो कहते थे, हमेशा दिखाते थे कि वहाँ के लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा, और अच्छी खुराक नहीं मिल रही, वहाँ के बच्चे पिछले साल मेरे ख्याल में आपने सुना होगा बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई थी, बहुत छोटे छोटे बच्चों की डेथ हो गई। असल में वहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है थोड़ा सा, ये जो बच्चों का होता है, ये पीट्स के डिपार्टमेंट का है मामला, जो बच्चों के देखते हैं, तो इसमें यह है कि न्यूट्रिशन उनकी कम होती है ना बच्चों की, ये वो बच्चे भी वहाँ पर ज़्यादा पैदा होते हैं, वो 10-12 बच्चे पैदा करती हैं लेडीज़। अगर वो इसी तरह 2-3 कराची की तरह हों तो वो माएँ भी हेल्दी रहें, बच्चे भी हेल्दी रहें। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि उनको वक्फा करना चाहिए। हाँ, ये भी बहुत, हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी, क्यों तो फिर उनको इतनी खुराक अच्छी नहीं मिलती, गुर्बत है। लेकिन देखिए, अगर एक माँ अच्छा खाएगी तो वो ऑब्वियसली एक सेहतमंद बच्चे को जन्म देगी। तो जब उन लोगों को एक अच्छा खाना नहीं मिल रहा था, तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि हम मतलब अभी इस पे कंट्रोल की तो बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते यहाँ पे कि आप वक्फा करें। नहीं, वो ठीक है, लेकिन एक आदमी खुद भी समझता है कि हेल्थ अगर लेकिन बात यही आ जाती है ना कि वहाँ पे अगर आप कह रहे हैं स्कूल्स अवेयरनेस की बात है, और अवेयरनेस अभी वहाँ पर काफ़ी हमारी NGOs जो है ना,
थर में काम कर रही हैं, यहाँ से जाती हैं कराची लोगों में, को मतलब औरतों को अवेयर कर रही हैं। अवेयर कर रही हैं और उनको जो है अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तहत वो अपना काम भी कर रही हैं, उनको सिलाई मशीनें प्रोवाइड यानी कि कर रही उनको हैं। समझा रही हैं कि वक्फा जिंदगी में बहुत जरूरी है और यहाँ पे हमारे लिए भी वक्फा बहुत जरूरी है। तो व्यूअर्स, हम चलते हैं एक ब्रेक के बाद, यहीं से हम बात को कंटिन्यू करते हैं। तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम इस वक्त बात कर रहे हैं अब्दुल मजीद पठान साहब से और ये अपने थर की जो है बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर कर रहे थे जितनी देर ये वहाँ पे तैनात रहे। और इन्होंने बहुत कुछ हमें बताया कि थर को इन्होंने किस तरह से एक खूबसूरत गांव की शक्ल दे दी है और वहाँ पे अनाज भी उगने लग गया है, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ पे अनाज नहीं उग सकता। तो सर, थर में आपने 3 साल गुजारे। जी जी। उसके बाद आपकी पोस्टिंग कहाँ पे हुई? उसके बाद मैंने बताया ना कि मैं यहाँ पर आ गया, डायरेक्टर सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन बना। जो मैंने बताया कि इतने बिलियन थे, इतना बिलियन मैंने टारगेट अचीव किया और रिवार्ड भी मिला और हमारे स्टाफ को भी रिवार्ड मिला, ये किया। फिर मैं ग्रेड 21 में एशियन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट थे डेवलपमेंट के, उसको मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी था, MD भी था। उसमें सक्खर, लारकाना, अपना शिकारपुर, खैरपुर और पन्नुआ के लिए मेरे पास थे। अच्छा। उसमें भी इसी तरह के प्रोजेक्ट थे कि सड़कें बनाई जाएं या ड्रेनेज का सिस्टम अच्छा किया जाए या जो पानी का सिस्टम जो है वहाँ अच्छा किया जाए। तो उसमें फिर मैं तानिया था। उसके बाद फिर मेरे ख्याल में मैंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली। हाँ, तो वो कुछ तो आप जगह जगह तैनात रहे, आपने बहुत बेहतरी भी की इस मुल्क के लिए, यहाँ के शहरों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए। तो PTI आपने कब ज्वाइन की थी? PTI मैंने कहा ना, मैंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली। 3 साल में रहते थे। अच्छा। वो कोई मामला थे पॉलिटिकल जो मैं वो नहीं कर पा रहा था, मैंने रिफ्यूज़ कर दिया था। तो फिर बेहतर यही था कि मैं जो हूँ अपना रिज़ाइन कर दूँ और कोई। तो फिर मैंने जैसे रिज़ाइन किया तो जो चाइनीज़ कंपनी वहाँ काम कर रही है, अभी प्रोजेक्ट लगा रही है थर में, अभी उनके तकरीबन 625 मेगावाट तो अभी आने वाले हैं और 625 का। ये चाइनीज कंपनी वही है जो CPEC के लिए काम कर रही है? उनके बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, आप CPEC की बात कर रहे हैं? CPEC का हिस्सा है। अभी जो हमारे जो प्रोजेक्ट है चाइनीज का कोल पे पावर का, वो 650 मेगावाट एक है। फिर आगे बढ़ेंगे, इसी तरह वो बढ़ते बढ़ते 2000-3000 मेगावाट पे जाएंगे। तो उन लोगों ने फिर मुझे एक एज ए कंसल्टेंट हायर कर दिया। तो मुझे जो तनख्वाह वहाँ मिलती थी अपना गवर्नमेंट में 3-3.5 लाख रुपए, तो ये मुझे 5 लाख रुपए देने लगे, गाड़ी भी वीगो अच्छा। दे दी। तो मैंने वो और फ्रीलांसर उन्होंने रखा कि जब भी हम आए, हमारी मीटिंग वगैरह गवर्नमेंट से अरेंज करा दो। तो चाइनीज आते थे, ये वो उनको प्रोटोकॉल। तो ये आपने कब ज्वाइन किया था चाइनीज की कंपनी? ये मेरे ख्याल में तकरीबन जैसे मैंने रिजाइन किया था, तो जब किया था 15 की मेरे ख्याल बात होगी। हाँ, 2015 की बात कर रहे हैं? जी। अच्छा। उसके बाद फिर जो है मैंने कहा कि अब इसके साथ साथ अब पॉलिटिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए। तो सियासत में आने का शौक अब आके हुआ था या पहले से सोचा हुआ था? वो एक्चुअली क्या था कि स्टूडेंट लाइफ में ही जो है मैं और मेरे बड़े भाई जो कि PIA में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर रिटायर हुए हैं, हनीफ पठान मशहूर आदमी हैं, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन भी रहे हैं। तो वो भी कॉलेज के प्रेसिडेंट बने, मैं भी कॉलेज में जो है जॉइंट सेक्रेटरी बना, जनरल सेक्रेटरी बना। तो वहाँ से जो है ना हमारी ग्रूमिंग थोड़ी पॉलिटिकल, मतलब ये सारी एक्टिविटी जो है आपकी कॉलेज के ज़माने से वो चल रही थी? हाँ जी। अच्छा। तो फिर वो सर्विस में आ गए तो फिर पॉलिटिकल वो टच तो दूर हो गया। कॉलेज में क्या आप वो क्या उसे कहते हैं, वो धरने होते हैं या लंबी लंबी तकरीरें होते हैं, वो करते थे आप? नहीं, वहाँ उस दौर में ये इस तरह नहीं होता था धरने वरने। ये तो अब एजुकेशन वगैरह शुरू हुआ। उस टाइम हमारे यहाँ तो को एजुकेशन थी, लड़के लड़कियाँ साथ पढ़ते थे। और बिलीव करें, भाई को भी मुझे भी जो वोट लड़कियों के थे ना वो हमें मिलते थे। तो ये भी एक अच्छी बात थी।
वो हमारे यानी कि आप कहना चाह रहे हैं आप और आपके भाई जो है उस वक्त के कॉलेज के दोनों जो है वो हीरो थे कि लड़कियां ही आपको वोट देती थी, लड़के आपको वोट नहीं देते थे। अच्छा, तो इस वजह से लड़के भी देते, इस वजह से जीत जाते थे। अच्छा। तो हाँ, तो वो इस तरह की, और वहां पर उस टाइम पर ये होते थे, वैरायटी शोज होते थे, ड्रामे होते थे, नातिया मुशायरे होते थे, समझे ना, मतलब डिफरेंट किस्म की इस तरह की एक्टिविटीज चलती रहती थी आपकी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती थी। ये इस तरह के आजकल जो है इस तरह नहीं होता। यानी कि आजकल जो लॉन्ग मार्च में शुरू हो जाते हैं और फिर कंटेनर्स लगा के धरने दे दिए जाते हैं, कलाशकोफ, ये नहीं होता था। अच्छा, हाँ, तो बड़ा अच्छा माहौल था और एजुकेशन बहुत अच्छी थी। डे बाय डे डिटोरेशन हुई है और अभी काफी। अच्छा, फिर आपने सोचा कि आप पीटीआई ज्वाइन कर लें? हाँ, फिर मैंने सोचा कि खान साहब जो है तब्दीली लाएंगे और कुछ लग रहा है कि और लोगों को तो आजमा चुके हैं, पीपल्स पार्टी को, मियाँ साहब को, ये दो बड़ी पार्टी ये थी, तो इनको चांस दिया जाए। तो मैंने कहा, तो आपने उस खान साहब को मतलब चांस दिया, वोट दिया उनको? हाँ, उनको फिर मैंने जो है ज्वाइन किया, सक्खर में उनको बुलाया, फिर मेरी 1-to-1 मुलाकात हुई उनसे। ये अलवी साहब जो हैं, ये भी हमारे शाह महमूद साहब, ये भी हमारे दोस्तों में से हैं। तो अभी भी उनसे रिलेशन अच्छे ही हैं, लेकिन पॉलिटिकली हम थोड़ा सा हट गए। देखा कि लोग जो है ना देख रहे हैं कि डिलीवर नहीं हुआ, जो बातें कही गई वो नहीं हुआ, घर नहीं मिले, रोजगार नहीं मिला, और अभी आप देख रहे हैं महंगाई का जो आलम है। आपने 23 अप्रैल 2021 को अपनी पार्टी बना ली, ये अभी? हाँ, उसके बाद फिर मैंने जो है पाकिस्तान जिंदाबाद, तो पीटीआई से आपको जो उम्मीदें थी वो छोड़ दी थी आपने? वो मुझे आपने कहा कि मैं अपनी पार्टी बना लूं। हाँ, बना लूं, और कम से कम जो है फिलाई काम भी हम अपने शुरू कर दें। और हमारे पास ऐसे मुखियर हजरात आ गए पार्टी में कि हम जो है, अभी हमने पिछले रमजानों में राशन तकसीम किया यहाँ कोरंगी में, माशाल्लाह। पीटीआई में आप कितने साल रहे? मैं 2-2.5 साल रहा। 2-2.5 साल का 2015 से या 2017 से आपने ज्वाइन किया? नहीं, बस ये 2000 मैंने तकरीबन 17 में 16 का मिड था या ऐसे ही ज्वाइन किया था। हाँ। पर एक्टिविटी की सक्खर डिवीजन का मैं जनरल सेक्रेटरी रहा। अच्छा। तो वहाँ पर पीटीआई बहुत पीछे थी, पहले भी उन्होंने 2-4 हज़ार। आप उनकी खिदमत से सेटिस्फाई नहीं हुए? आपको नहीं लगा कि ये अब आगे जाके कुछ करेंगे? इसी वजह से मैंने कहा कि अब बेहतर है कि लोग हमें कहें कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया और हम उनको फेस ना कर सकें। हाँ। तो फिर मैं पीछे हट गया। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि तबीयत नेचर में तो है एक्टिविटी और लोगों को खिदमत करने का मेरे में है कि मैं कुछ ना कुछ करूं। सही। तो फिर मैंने अपनी पार्टी बना ली और अब ये पार्टी पूरे पाकिस्तान में है माशाल्लाह। लेकिन अभी जब हमने बात शुरू की थी तो आपने कहा था कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी देख लिया, नून लीग को भी देख लिया, तो आप मौका देना चाह रहे थे खान साहब को। जी। तो अब आपने तो खान साहब को भी छोड़ दिया, आपने तो पार्टी अपनी अलग बना ली। पार्टी और बनाई भी पार्टी इस तरह की है कि इसमें हम यानी कि आपको लगता है तीनों जो है वो मुल्क को सही से नहीं संभाल सके? एक्सपीरियंस तो यही रहा है। अच्छा। हाँ, एक्सपीरियंस तो यही रहा है कि उसके बाद फिर हमने कहा कि अब जो है इसमें फलाई हम काम कर लें। हाँ। अभी जैसे हेल्थ कैंप हम लगाते हैं, रमज़ानों में फ्री राशन वगैरह देते हैं, मास्क ड्राइव लाई, वैक्सीन के सेंटर लगाए, इसी तरह जो है। और फिर हम जो मुखियर हजरात हैं ना, जहाँ पर चैम्बर और बने हुए हैं मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों में, उनसे हमारी पार्टी मिल के कोलेबोरेशन से फिर हम जो है ये 6 मंथ्स का आपकी पार्टी को 6 महीने हो गए हैं। तो 6 महीने में आपको क्या लगता है कि आगे आप इसको चला सकेंगे या आप बेहतर तरीके से चला सकते हैं आगे चीजें? बहुत बेहतर तरीके से। अभी 2000 मेरे ऑफिस बेरर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, ये बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा। अभी मैं जा रहा हूँ सिंध के दौरे पे, सिंध से फिर मैं जाऊँगा पंजाब के दौरे पे। पंजाब में पहले यहाँ से सिंध से मैं शुरू कर रहा हूँ, हैदराबाद, मटियारी, नवाबशाह, सक्खर, लाड़काना, जैकबाद। उसके बाद फिर मैं रहीम यार खान, बहावलपुर। तो वहाँ पे लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, सारे सपोर्ट हैं मेरे। वो आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे ये वो एक्टिविटी मेरी आएगी। और फिर हमने जाना है आगे, फिर लाहौर में, फिर पिंडी, फिर इस्लामाबाद,
फिर इस्लामाबाद में एक इजलास हमने करना है जहाँ पर हमने कश्मीर के भी हमारे दोस्त हैं और कुछ हमारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के, उनका एक इजलास जो है इस्लामाबाद में करेंगे जॉइंट, फिर वो करके फिर मैं वापस लौटूंगा। यानी कि आगे हम ये सोचे कि आगे आप भी मतलब वजीर आजम के उसमें आ सकते हैं दौर में? नहीं, वो तो मैं एम्बिशियस इतना नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो पार्टी है एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे आगे आए। अगर कोई भी गवर्नमेंट आती है, प्रोविंशियल हो या फेडरल हो, कि वो कहीं कहीं डिलीवर नहीं कर रही है या कहीं उनकी कोताहियाँ हैं, तो उसमें आप जो है उनको प्रेशर कर सकें कि ये आप गलत कर रहे हैं, ये करें, वो करें, वो करें। आप प्रेस क्लबों पे एजिटेशन कर सकें, उनको प्रेशराइज करें, कम से कम आवाम को जो है ना डिलीवर करो। बिल्कुल, तो इस तरह आपके कहने का मकसद है कि आप कुछ इस मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, इस मुल्क के लोगों की हेल्प करना चाह रहे हैं आप, जैसा कि आपने थर में लोगों की हेल्प की और सक्खर में की, और इंशाल्लाह ताला हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और मेरे साथ जो टीम है ना, वो सारे इसी तरह के लोग हैं। हाँ, अपने जेब से खर्चा करके बेचारे जो है लोगों की, किसी का सुनते हैं वो गरीब बच्चा है हॉस्पिटल में है, उसके पास पैसे नहीं है, फ़ौरन पहुंच जाते हैं उनके मेडिसन का, खाने का, हर जगह। इसी तरह हम जो है ना बड़े हमारे जो डेज़ हैं वो हम मनाते हैं, जो पाकिस्तान के डेज़ हैं, जैसे 14 अगस्त है, समझे कायद अज़म का डे है, या इसी तरह कश्मीर डे है, या कहीं भी जुल्म होता है मुसलमानों के खिलाफ, उम्मा के खिलाफ, या कहीं और कश्मीर में बहुत ज्यादा जुल्म कश्मीर हो रहा है, फ़लस्तीन में, तो फ़लस्तीन हमने हाँ। फ़लस्तीन के सिलसिले में, कश्मीर के सिलसिले में और 14 अगस्त के सिलसिले में, 6 सितंबर के सिलसिले में बहुत बड़ी हमारी रैलियाँ हुई। हर बलूचिस्तान में, पंजाब में, सिंध में, कराची में बहुत बड़ी रैलियाँ हुई। कराची में आपने देखा होगा जो साइकिलिस्ट थे उनकी बहुत बड़ी हमने रैली की थी, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं उनकी, बहुत ये कायद अज़म मज़ार से लेके हमने पूरा ये कवर किया था कराची को, पूरे कराची को कवर किया जी, था। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। तो इस तरह लोग, जब हमने स्टार्ट किया था 6 माह पहले, हमने ये एक मीटिंग करके यहाँ क्री क्लब में हमने एक डिनर रखा था, उन दिनों में रमज़ान थे, तो इफ्तार का 35 लोग थे हम। अच्छा। आज 2000 लोग हैं माशाल्लाह। तो बस ये है कि अल्लाह की तरफ से मदद, यानी कि वही बात आ जाती है ना कि अगर आपकी नीयत साफ है जी, तो अल्लाह जो है वो खुद ब खुद आपके रास्ते जो है वो खुद ब खुद बन जाते हैं। तो अभी तक आपके लोगों में 2000 लोग हैं। जी। तो बहुत बाकी पार्टियों से भी कोई टूट के लोग आए हैं? हाँ, हमारे पास पीपल्स पार्टी के भी लोग हैं। अच्छा। हमारे पास पीटीआई के भी हैं, हमारे पास हैदराबाद में एमक्यूएम के भी हैं, ऐसी कौन सी बात थी, नून लीग के भी हैं, ऐसी कौन सी बात थी कि वो लोग वो पार्टियां छोड़ के उन्होंने आपकी पार्टी को ज्वाइन कुछ किया? लोग वो हैं पार्टी में, उनकी हो सकता है अभी हमारे साथ भी हैं, उनकी वो वहाँ भी एफिलिएशन है। तो हम चाह रहे हैं कि हमें तो न्यूट्रल लोग चाहिए जो फिलहाल काम करें, लोगों के काम करें। प्रेशर ग्रुप के तहत अगर प्रेशर करना है हमें किसी भी गवर्नमेंट को, तो वो हमारा साथ दें, वो हमारे साथ देने के लिए तैयार है और साथ दे रहे हैं। आगे आप फर्दर आपके क्या मतलब मंसूबे हैं, क्या और करने जा रहे हैं आगे कुछ दिनों में? आगे दिनों में यह है कि हम अपनी ये तंजीम साजी ये इंशाल्लाह दिसंबर तक कंप्लीट कर लें, फिर एक इंटरनेशनल कन्वेंशन करेंगे कराची में, हैदराबाद में। उसमें फिर हम अपने मैनिफेस्टो जो है वो तो बन चुका है, प्रिंटिंग में गया हुआ है, तो फिर हम अपना एक लाएमल तय करेंगे कि अब हमने फर्दर किस तरह मूव करना है। तो इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि आगे चल के गवर्नमेंटों से भी, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंटों के भी कोई ऐसे प्रोजेक्ट लिए जाएं जिसमें जो गवर्नमेंट खुद डिलीवर नहीं कर पाती, लेकिन थर्ड पार्टी जो है, वो जो क्लीन लोग हैं, वो उसको अगर प्रोजेक्टों को करें तो उसमें न करप्शन हो, न कोई, और लोगों को प्रॉपर जो है वो उनको चीज़ मिले। तो अभी तक आपको लगता है कि करप्शन नहीं होगी? हमारे अगर थ्रू होगा इंशाल्लाह, जो भी हम प्रोजेक्ट करेंगे वो नहीं होगा। यहाँ सारे लोग जो हैं वो इस तरह के लोग हैं जो कि विलिंगली अपने जेब से अभी भी खिदमत कर रहे हैं गरीबों की, तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो करप्शन करें। और काफ़ी बड़ी बड़ी जो डिवीजन में और डिस्ट्रिक्ट में हमारे लोग हैं वो माशाल्लाह वेल ऑफ भी हैं ज़्यादातर। सही। तो पुराना पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा था या नया पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा है?
जी, पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान अच्छा ही अच्छा है। और बस ये है कि कुछ लोग आते हैं जाते हैं, कुछ डिलीवर कर जाते हैं, कुछ नहीं कर जाते हैं। कुछ लोग डिलीवर कर भी गए हैं इस मुल्क में, भुट्टो साहब कर गए, उन्होंने स्टील मिल लगाई, उन्होंने न्यूक्लियर दिया। हमारे कदीर खान साहब को हम खराज तहसीन पेश करते हैं, उन्होंने एज ए साइंसदान बहुत बड़ा वो एक लॉस है पाकिस्तान के लिए। जी जनाब, डॉक्टर अब्दुल कदीर क्या बात है, उनको सलूट करते हैं। हाँ बिल्कुल, तो इस तरह लोगों ने, ऐसा नहीं है कि डिलीवर नहीं किया, ऐसे है। कायद आज़म साहब ने ये मुल्क बनाया, अल्लामा इकबाल साहब ने, लियाकत अली ख़ान साहब की कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद फिर हमारे जो है भुट्टो साहब ने भी बहुत अच्छे काम किए और बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन बनाए, स्टील मिल लगाया, पोर्ट कासम लगाया, बाहर उन दिनों में लोग। बिल्कुल, यहीं से हम अपनी बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। मुझे जाना है एक ब्रेक पे, तो व्यूअर्स मैं मिलती हूँ आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं ए मजीद पठान साहब से और इनसे बहुत मजे की चिट-चैट चल रही थी और बहुत ही सियासी बातें भी हो गई और इनकी पोस्टिंग के हवाले से भी बातें हो गई। सर, अब हम शो को थोड़ा सा करेंगे नॉर्मलाइज और अब हम करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। ओके, वेलकम। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं, बचपन में आपका बचपन कैसा था? मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजरा और आजकल तो बच्चे सिर्फ इस पे फोन पे ही और इस पे लगे हुए हैं। हम तो माशाल्लाह पतंगे भी उड़ाई, गिल्ली डंडा भी खोला, कंचे भी खेले, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, मतलब आप सारे स्पोर्ट्स में आप सारे गेम खेले, सारे गेम खेले स्कूल में। और उसके बाद कॉलेज में हमारे यहाँ उन दिनों में इलेक्शन होते थे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज की हमने, फिर वहाँ पर तो आप उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। तो कॉलेज आपका को एजुकेशन था? हमारा को एजुकेशन था। अच्छा, यानी कि लड़कियां भी आपके साथ? बिल्कुल साथ होती थी। तो कॉलेज के दिनों में हमारी बहनें जो है वो लड़कों के साथ होती थी और दूसरों की बहनें हमारे साथ होती थी। तो बहन भाइयों का माहौल था, बहुत अच्छा माहौल था जब। यानी कि बहुत एक पॉजिटिव लिहाज से था। कोई ऐसा आपने कोई प्यार मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं की आपने? नहीं, वहाँ कोई ऐसी बात नहीं। कि आपको मौका नहीं मिला, कि आपका इंटरेस्ट नहीं था? नहीं, मौका की बात नहीं है। बात यह है कि मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मैंने अभी इंटर किया था, मैं आई वाज 18.5 और मेरी वाइफ जो है वो 17 की थी, तो हमारी शादी हो गई। अच्छा। हाँ, वो शादी इसलिए हो गई कि मेरे बड़े भाई हैं हनी पठान, जो मैंने बताया था, डिप्टी मैनेजर PI से रिटायर हुए, तो वो दोनों बहनें हैं। वो भाई मेरे 5 साल बड़े थे और वो भाभी जो हमारी हैं वो मेरे हम उम्र थी। तो उनकी जब शादियां होने लगी तो कहा कि नहीं, ये दोनों भाई दोनों बहनों की साथ शादी कर। यानी कि आप उस मकाम तक पहुंच ही नहीं पाए, उससे पहले ही आपके घर वालों ने आप पे धावा बोल दिया और आपकी शादी कर दी। हाँ, वो उन्होंने ये समझ लो कि मतलब आपको बांध दिया, रस्सी से बांध दिया। चलें, ये भी बहुत अच्छी बात है। यूनिवर्सिटी में फिर आप चारों साथ ही थे, आपके भाई, उनकी वाइफ और आप दोनों भी? जी। फिर उसके बाद फिर फैमिली लाइफ शुरू हो गई, तो हमारी जो वाइफ और भाभी थी उन्होंने तो पढ़ाई छोड़ दी, हम भाइयों ने पढ़ाई की, तो फिर ये मतलब उन दोनों ने फिर मिलके आपका घर भी संभाला और आपको भी संभाल लिया। और मजेदार बात ये है कि मेरी वाइफ जो है वो मेरी सगी खाला की लड़की है और मेरी जो फादर इन लॉ हैं वो मेरे सगे चचा हैं। हमारी माएँ और सास भी बहनें हैं और हमारे अब्बू और चचा भी भाई हैं। बिल्कुल, इस तरह के जो साने होते हैं वो घर वाले ही कर सकते हैं, बाहर का कोई बंदा नहीं कर सकता। मैं बताऊं, ये धावा घर वाले ही बोलते हैं और बंदे को बांध के रख देते हैं और बड़ी अच्छी लाइफ गुजारी अभी तक। और ये बड़ी एक अच्छी पॉजिटिव चीज है, बल्कि आजकल भी यही हो रहा है। मैंने देखा है कि बहुत कम उम्र में शादियां हो जानी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि फिर पता चलता है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। मेरे ख्याल में आपका ट्रैक जो है वो सीधा हो जाता है शादी के बाद। बिल्कुल सीधा हो जाए। और फिर देखे ना, आपके सामने जो बच्चे हैं, अब आप मरियम नानी है,
हालांकि नानी तो नहीं लगती। हाँ जी, हैं? हाँ कितना जी, अच्छा लगता है बिल्कुल। कि इस तरह के फिर हो जाते हैं कि हाँ। आप कम एज में शादी करते हैं, बच्चे ग्रोन अप फिर हो वो ये जाते हैं, होता है शादी कि आपकी जो औलाद होती है वो यूं लग रहा होता है आपके साथ, लोग कहते हैं ये आपका भाई है, हाँ हाँ, ये आपकी बहन है। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसी। And it जैसे अगर happens. आपकी अम्मी फिट है तो हम कहेंगे आपकी बहन है। तो इस तरह रियली ये है, हकीकत है। और बिल्कुल अच्छा ऐसे लगता है। ही। और फिर आप अपने नवासे पोतिए पोतियां पाल रहे होते हैं, आप भी माशाल्लाह इस मतलब- पोजीशन में होते हाँ हैं कि जी। एंजॉय कर रहे होते हैं। हाँ आप जी। बिल्कुल बूढ़े नहीं हो जाते हैं कि आप नवासे पोते को उठा भी नहीं सकते। फिर वो आप उस यंग एज को मतलब उसको बहुत एंजॉय करते हैं। अभी मेरी नवासी जो 12 साल की है, मेरा नवासा है, आज उसकी जो है बर्थडे है, वो 6 साल का हो गया है। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। मोहम्मद साहब नाम है उसका। चलें, और बच्चे आपके कितने हैं? मेरी 3 बच्चियां हैं माशाल्लाह, और तीनों मैरिड हैं। आपने उनकी भी जल्दी जल्दी शादी कर दी? हाँ, उनकी भी कर दी शादी। अच्छा, हाँ, हो गई तैयारी, बिस्मिल्लाह। मतलब कि अब आप वेले होके बैठे हैं, वेले होके सबकी बैठे शादियां हैं। कर दी। इसलिए तो ये फिलाई काम कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी तो चाहिए ना हाँ, इंसान हाँ, को। और फिर एक्टिविटी भी हेल्दी, जिससे हम खुद भी सेटिस्फाई हों, हमारी जो आखिरत भी अच्छी हो, दुनिया भी अच्छी हो। तो 5 वक्त नमाज भी रेगुलर पढ़ते हैं, सही। कुरान की बिल्कुल, तिलावत आप भी। दुनियावी काम करो लेकिन जाना तो ऊपर है ना, मुंह तो अल्लाह को ही देना है ना। हाँ, नहीं कहीं पाबंदी नहीं है, दुनियादारी करने की कहीं पाबंदी नहीं है। आपके जो फराइज हैं वो आप कर लें। आपके भाई ये नमाज है, इसमें 2 रकात है, इसमें 4 फर्ज पढ़ लें ना आप। सही। और नमाज जब आप पढ़ते हैं ना, एक के ऊपर एक वक्त आता है, तो आप काफी झूठ से बुराई से बच जाते हैं। सही, बिल्कुल सही। खाना पकाते हैं आप? कभी बीवी के लिए कुछ बनाया आपने प्यार हाँ से? जी, खाना मैं एक्चुअली क्या है कि 2000 में अमेरिका चला गया था, तो बच्चे साथ थे, तो वहाँ पर मैं कुकिंग मैंने सीख ली। अच्छा। और बेहतरीन कुकिंग करता हूँ मैं। अच्छा। बिरयानी भी बनाता हूँ, और गोश्त भी अच्छा बना, स्टू बना लेता हूँ, चाइनीज बना लेता हूँ, भिंडी शिंडी ये तरकारी, मतलब ये सब वो। कुछ बनाना हाँ, आता है बनाना आपको। आता है। You- और हम जब वहाँ पर थे अमेरिका में, तो मैं दावत वगैरह करता था वहाँ पर, तो हम मिलके जो है खाना बनाते थे। और इसी तरह हमारे दोस्त अहबाब वहाँ जो अमेरिका में हैं, आज तक याद करते हैं, तो वो हमारी दावतें करते थे। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और ये यानी कि इन शॉर्ट आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं हमारी यंग जनरेशन को कि खाना बनाना सीखो और अपनी बीवियों को खुश रखो। नहीं, दोनों मिलके करो ना, एंजॉय करो। हाँ। वो आप अगर बना रहे हैं तो ठीक है, आप बना, मेरा काम है मैं आपको टमाटर प्याज व्याज काट के दे दूं, सब्जी काट के दे दूं, या आप कहीं बच्चों में लगी हुई हैं माशाल्लाह, तो उसका काम है कि भाई वो सालन जल न जाए तो हांडिया को देख ले, तो कोई उसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं, बुराई तो कोई भी नहीं है, लेकिन ये आप एक ऐसी बात कर रहे हैं कि ये इस तरह के लोग नहीं होते आप। इस तरह आप करेंगे तो इस आप तरह के लोग मैं कहती हूँ किस सियारे में पाए जाते हैं पता नहीं, इस दुनिया में तो नहीं है। नहीं, मैं कहता हूँ आप लाइफ को जो एंजॉय कर रहा है ना आदमी, वो इसी तरह का, जो मेरी तरह का आदमी है, वो एंजॉय कर वो रहा है। आप जैसा बंदा है 47 ना। ईयर्स हो गए मेरी शादी को, 47 ईयर्स, 3 साल बचे हैं गोल्डन जुबली में। अरे वाह, हाँ, तो ये बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात। हाँ, 47 years है, इट्स अ बिग थिंग, यू नो। अच्छा, दोनों में से बर्थडे किसको याद रहता है, आपको या उनको? कौन याद कराता है? बर्थडे में मैं थोड़ा सा इस मामले में पीछे हूँ। थोड़ा सा नहीं, बंदे जो होते हैं वो हमेशा भूल जाते हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा। तो मैं भूल जाता हूँ, वाइफ को याद रहता है, मैं बच्चों की भी भूल जाता हूँ। और तो कभी वो लड़ती नहीं है आपसे कि तुम इस दफा भी भूल गए? हाँ हाँ, होता है, लड़ाई होती है? नहीं, लड़ाई होने, बस वो बात वो कर देती है। तो फिर मैंने कहा नहीं, आज तो बाहर खाना है, और तुम्हें जोड़ा भी दिलाता हूँ और केक भी काट लेते हैं। वो फिर तो आप बात मामला सही हो जाते हैं। हाँ, कवर कर लेते हैं। एनिवर्सरी भी आपको याद रहती है, उनको याद रहती है? बस वो ज्यादातर तो उसी को याद रहती है। क्यों, तो ये फिर इसलिए भी हमें याद रहती है कि हमारे ये भाई की और उनकी बहन की भी साथ शादी हुई ना, तो वहां से वो फोन आ जाते हैं कि हैप्पी एनिवर्सरी। सही। तो साथ का मामला है, तो फिर मुझे भी याद आ जाता है। नहीं, तो इस बात में तो फिर क्रेडिट उन लोगों को जाना चाहिए कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना फोन करके मुबारकबाद दें तो आपको तो कभी याद ना है कि आज मेरी एनिवर्सरी है। खैर, इसके अलावा आपकी क्या हॉबीज हैं, मतलब फारिग वक्त में क्या करते हैं? म्यूजिक सुनते हैं? नहीं, मैं ज़्यादातर जो है, मुझे शौक़ है
कि एक तो मैं न्यूज़ बड़ी सुनता हूँ, अच्छा, ठीक है ना, ऑब्वियसली वो तो आपकी नेशनल इंटरनेशनल सियासत से रेलेवेंट है ना, वो तो इंटरनेशनल। आप हाँ, मेरा थोड़ा सा ये शौक भी है कि करंट अफेयर्स पे दुनिया में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और उस पर एक कंसर्न भी रहता है कि हमारा मुल्क अल्लाह ताला तरक्की करे और ऐसे हालात पैदा हों। तो अभी तो कहता हूँ एनर्जी क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस से हम डेफिसिट में जा रहे हैं, और एनर्जी क्राइसिस से हम निकल जाएं तो हम प्लस में आ जाएंगे। अभी ये जो मौजूदा पाकिस्तान के हालात हैं, थोड़ा उनके बारे में आपको क्या लगता है, क्या एनालाइज करते हैं, आगे क्या होने वाला है या आगे क्या होना चाहिए? मैं बड़ा होपफुल हूँ, बिलीव करो, अल्लाह ताला ने ये 27 रमज़ान को बनाया है और ये कायम रहेगा और सदा ये कायम रहेगा और बड़ा हरा भरा रहेगा। अभी भी हमारे यहाँ बिलीव करें, हाँ अभी बहुत ही थोड़ा सा अभी लोग जो है उससे पावर्टी लाइन से डिक्लाइन कर गए हैं, तो लेकिन मैं अल्लाह करेगा कि आगे चल के कुछ बेहतरीन। बिल्कुल इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं। और इसी के साथ हमारे शो का वक्त हुआ जा रहा है ख़त्म, और जाते जाते हमारी यंग जनरेशन को एक मैसेज दे दें। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एजुकेशन हासिल करें, और सबसे बड़ा हथियार आपका ये है, और ख़ासतौर बच्चियों को कहता हूँ एजुकेशन हासिल करें। कल को अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि किसी के हस्बैंड के एक्सीडेंट हो जाए या कोई डिवोर्स हो जाए, तो कम से कम उसके पास अपनी जो है इतनी एजुकेशन हो कि वो सरवाइव कर सके। तो ये एक पैगाम है। और दूसरा, अपने पेट्रियोटिज्म को बढ़ाएं, अपने मुल्क के साथ खड़े हो जाएं और अपने मुस्लिम उम्मा के साथ खड़े हो जाएं। बिल्कुल। हाँ, और जितना भी हो सकता है कि अगर आपका और ज़्यादा नहीं है तो एक छोटी सी आटे की थैली भी है ना, वो भी किसी गरीब को दे दें तो काफ़ी है। अगर किसी के पास ज़्यादा है तो वो 1000 थैलियाँ दे दें, लेकिन आप निकालें। जब आप हाथ यूँ रखें, जब निकालेंगे ना तो आपका वो 70 गुना बढ़ के मिलता है, और मेरा ये एक्सपीरियंस है। तो खामोशी से, अभी मैं जो जा रहा हूँ पंजाब के दौरे पेशेंट के, तो मेरे ये है कि हर इलाके में जाऊँगा वहाँ रज़ाइयाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर लेके ना, सर्दी आ रही, गरीब के पास नहीं, तो उनको दो। इसी तरह रमज़ानों में आप राशन दो। इससे मकसद जो कुछ हो सकता है। बहुत प्यारी बात कही आपने, और इसी खूबसूरत मैसेज के साथ मैं चाहूंगी आपसे इजाजत। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।